जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से रूट टू फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यू चैलेंज सीरीज में। और आज है पार्ट 11 और हम सभी साथ में इस सीरीज के अंदर 1500 प्लस एमसीक्यूज को टारगेट कर रहे हैं और करेंगे, जो कि हमारे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो हमारे स्टेट लेवल हों या फिर हमारे नेशनल लेवल हों, जैसे कि एचटेट, यूपीएलटी ग्रेड, बिहार स्टेट, राजस्थान के सभी ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, और पंजाब पीटीआई, उड़ीसा के लिए, झारखंड के लिए, और हमारा केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सीयूईटी, और यहाँ तक कि हमारे नेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर रहेंगे और हम डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपसे लास्ट पार्ट में पूछा था कि इसका आंसर कमेंट करेगा, यहीं से हम वापस से स्टार्ट करते हैं। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज क्रेडिटेड विद द डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स? सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स इन डेनमार्क। यहाँ पर आप डेनमार्क से पता लगा सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि डेनमार्क से के बारे में मेनली यहाँ पर पूछ रहा है। दैट यूटिलाइज सिंपल इक्विपमेंट एंड एम्फेसाइज जनरल फिजिकल फिटनेस फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट इलाइट एथलीट। अब ऑप्शंस देखिए। सबसे पहले लुडविकियान, आपको पता है ये हमारे जर्मनी से रिलेटेड है। और क्या है? फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इनको बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन इनको बोला जाता है, ठीक है। और यही हमारे टर्नवराइन मूवमेंट को भी लेके आए थे। ये भी काफी बार पूछते हैं, टर्नवराइन मूवमेंट कौन लेके आए थे? कौन थे? हमारे फ्रेडरिक लुडविक। अब हमारे पास आते हैं पर हेनरिक लिंग। इनके बारे में आपको पता होगी, हमारे स्वीडन के, जो कि स्वीडिश जिम्नास्टिक्स लेके आए थे। फिर आर्कीबोल्ड मैक्लेरेन। अब इसमें और इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। अगर आपको इनके बारे में पता है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारे फ्रेंड्स नेचुरल थे, इनको क्रेडिट मिलता है डेनमार्क के अंदर जो सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स है उसको लेके आने का, डेवलप करने का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हेनरिक लिंग मैंने आपको बताया, ये हमारे स्वीडिश सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक्स लेके आए थे, जो कि स्वीडन के अंदर। तो अब इन्होंने क्या करा, जिम्नास्टिक्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कैटेगराइज किया था। और ये पेपर में काफी बार पूछता है वो कौन कौन से टाइप है, कौन कौन से जो वो 4 चीजों में उन्होंने कैटेगराइज करे थे जो जिम्नास्टिक्स के। अब देखिए मैं आपको लिखवाता हूँ कौन कौन से थे। सबसे पहले हमारा एजुकेशनल या फिर पेडागोजिकल जिम्नास्टिक्स, ठीक है। सेकेंड वन इज मिलिट्री। थर्ड वन इज मेडिकल। द फोर्थ वन इज एस्थेटिक्स जिम्नास्टिक, ठीक है। ये हमारे जो 4 थे इन्होंने कैटेगराइज किया था। अभी जो एर्कीबोल्ड मैक्लेरेन है, ये बेसिकली हमारे इन्होंने ये लेके आए थे फिजिकल एजुकेशन को इंग्लैंड के अंदर। इनको क्रेडिट दिया जाता है ब्रिटिश के अंदर फिजिकल एजुकेशन लेके आने का, डेवलप करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द कंप्लीट कार्डियक साइकिल इन अ हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट लास्ट्स फॉर अप्रोक्सीमेटली। विश्राम की अवस्था में एक एक स्वस्थ वयस्क में संपूर्ण कार्डियक चक्र लगभग कितनी अवधि का होता है? 0.3 सेकेंड्स, 0.5, 0.8 या फिर 1.2। एक कार्डियक साइकिल के दौरान उसका टाइम पीरियड क्या होता है? जो हमारी कार्डियक साइकिल होती है नॉर्मल, जब हमारी बॉडी रेस्ट पर है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, दैट इज 0.8 सेकेंड्स। अब देखिए, सबसे पहले हमें कार्डियक साइकिल पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कार्डियोवेस्कुलर पर्सपेक्टिव से। अगर थोड़ा सा हार्ड बनाना है एग्जामिनर को क्वेश्चन, तो कार्डियोवेस्कुलर से यहाँ से पूछा जा सकता है, पूछता भी है। क्या है यहाँ पर? द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स इन वन कंप्लीट हार्ट बीट। अब जो हमारी एक कंप्लीट हार्ट बीट है, एक हमारी जो हार्ट बीट होती है, उसके अंदर हमारा क्या प्रोसेस, मेनली हमारा कॉन्ट्रेक्शन होता है। जो हमारी एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई, रिलैक्स हुई, हमारी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई। मेनली जैसे हमारा हार्ट के अंदर खून आता है, एट्रियम में आया, फिर वेंट्रिकल्स में गया, फिर वेंट्रिकल से बाहर चला गया। तो इस प्रोसेस को, जो हमारी एक कंप्लीट हार्ट बीट बनती है, उसके प्रोसेस को, जो भी उस दौरान हमारी चीजें हुई हैं, इवेंट्स हुए हैं, कुछ भी हरकत हुई है, उसको हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। कार्डियक साइकिल है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज आती है। अब इससे पहले, सबसे पहले आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। क्या? एक हमारा सिस्टोल होता है
एक हमारा डायस्टोल होता है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज संकुचन, ठीक है। डायस्टोल का मतलब होता है हमारा रिलैक्सेशन, मतलब हमारे रिलैक्स पे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज हमारे पास आती है एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जिसको कि हम जॉइंट डायस्टोल भी बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। अब इस दौरान हमारा क्या होता है? डायस्टोल का का मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है? रिलैक्स, मतलब हमारे जो एट्रियम है और जो वेंट्रिकल्स हैं दोनों अभी हमारे रिलैक्स मोड में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एट्रियल सिस्टोल और हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसके अंदर हमारा क्या है? सिस्टोल मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हमारे अब जो एट्रियम है, जो हमारे आर्टरी है ऊपर की एट्रियम, ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। अगर ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी मतलब हमारा खून कहाँ जाएगा? यहाँ से निकल के नीचे, और इस दौरान हमारी जो ये एवी वाल्व्स होती हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर जो वाल्व्स होती हैं, जो कि हमारी एक होती है ट्राइकस्पिड, यहाँ पर हमारी ट्राइकस्पिड होती है, यहाँ पर हमारी बाइकस्पिड होती है, ठीक है। ये दोनों हमारी इस दौरान भी ओपन रहती हैं जब दोनों रिलैक्स होते हैं। क्या? एट्रियम और वेंट्रिकल जब हमारे रिलैक्स होते हैं उस टाइम पे भी हमारे ये ओपन रहते हैं। सबको लगता होगा कि बंद रहते हैं, नहीं, उस टाइम पे भी हमारे जो है ओपन रहते हैं, स्टार्टिंग जब ये इसका फेज स्टार्ट होता है। सेकंड, यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर भी हमारा जो ये एवी वाल्व्स हैं ये हमारे ओपन रहेंगे, और जो हमारे सेमिलुनर वाल्व है कौन कौन से होते हैं? एक हमारा होता है पल्मोनरी वाल्व, और एक हमारा होता है यहाँ पल्मोनरी वाल्व, और यहाँ पर हमारा आउर्टिक वाल्व। आई होप ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, क्योंकि मैं इतना थोड़ा-सा आप ये सोच के चल रहा हूँ, अज़्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको इन टर्म्स के बारे में पता होगा, और मैं आपको जो नहीं पता होगा, वो मतलब जो थोड़ा-सा क्रिटिकल है, वो मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि सिंपल टर्म्स जो कि बेसिक है आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पता होंगी, तो मैं उन्हीं को यूज़ करके मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है और जो हमारी सॉरी वाल्व है और जो आर्टिक वाल्व है, ये दोनों हमारे इस टाइम पे क्लोज़ रहती हैं, और यहाँ भी हमारी क्लोज़ रहेंगी। अब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए दोनों, तो हमारा खून कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स के अंदर गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा थर्ड फेज आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। इसके अंदर हमारा क्या हुआ? अब हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे एट्रियम रिलैक्स करेंगे, डायस्टोल में रहेंगे। वेंट्रिकल्स जैसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए तो हमारा खून कहाँ जाएगा? यहाँ से तो हमारा पूरे बॉडी के अंदर जाता है, आपको पता होगा, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, और हमारा राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है? ऑक्सीजनेट होने चला जाता है हमारा, कहाँ पर? लंग्स के अंदर, ठीक है। अब इनकी ड्यूरेशन देखिए एक एक फेज की। 0.4 किसकी? हमारी जॉइंट डायस्टोल, जो कि एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल है। 0.1 सेकेंड किसकी है? एट्रियल और वेंट्रिकुलर एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल की 0.1 है। 0.3 किसकी है? हमारी वेंट्रिकुलर सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल। और ये कितना बनता है हमारे? इनको हम प्लस करें, दैट इज 8, ठीक है। और यही हमारी 0.8 सेकेंड्स हमारी किसकी है? कार्डियक साइकिल की एक ड्यूरेशन है। इस तरीके से हमारी ये रहती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके अंदर और भी फेजेस होते हैं हमारे कुछ, आइसो वॉल्यूमेट्रिक होते हैं, उसी का हमारा कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, उसी का हमारा रिलैक्सेशन भी होता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक का। फिर एक हमारी वेंट्रिकुलर फीलिंग भी होती है, उसको भी हम धीरे धीरे लाएंगे, थोड़ा डीपली डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको लेके आऊंगा, क्योंकि इसके अंदर और भी होता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग इतना लेवल आपके लिए काफ़ी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट पूछ रहा है, यहाँ पे विटामिन्स के नाम दे दिए हमारे, तो यहाँ पर उनके जो केमिकल नेम है, तो आपको बताना है कौन से इनमें से करेक्टली मैच्ड, ओ सॉरी मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पर करना है। क्या क्या है? विटामिन ई, के, B6 और B9। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए। क्या है फर्स्ट का? विटामिन ई। विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं हम? टोकोफेरोल। विटामिन के को क्या है सेकंड का? डी, दैट इज विटामिन के का यूलोक्यूनाइन, और एक मेनोक्यूनाइन भी होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, वो मैं अभी डिस्कस करेंगे आगे उसको भी। विटामिन B6 का क्या होगा हमारा? दैट इज पायरिडोक्साइन, और विटामिन B9 दैट इज फोलिक एसिड या फिर फोलेट एसिड भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार ये ले आया हूँ विटामिन और इनके नाम, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से पेपर में आता है सीधा सीधा। विटामिन ए को रेटिनोल या फिर
रेटिनोइक एसिड भी अगर आ जाए तो, रेटिनोइक एसिड के नाम से भी इनका जो केमिकल नेम है। विटामिन बी 1 थायामाइन, विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 नियासिन या फिर निकोटिनिक एसिड, विटामिन बी 5 इज पेंटाथोनिक एसिड, देन विटामिन बी 6 जो कि आपके क्वेश्चन में भी पूछा, दैट इज पायरिडोक्सिन, विटामिन बी 7 दैट इज बायोटिन, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी पूछता है पेपर में, विटामिन बी 9 फोलिक एसिड या फिर फोलासिन या फिर मैंने आपको बताया था फोलेट एसिड, ठीक है। देन विटामिन बी 12 इज कोबालामिन या फिर साइनोकोबालामिन, इन दोनों के नाम से आ सकता है। फिर देन आपका विटामिन सी दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड जो कि हमारे साइट्रस फ्रूट्स में ज्यादा मिलता है। फिर आता है हमारा विटामिन डी दैट इज कैल्सीफेरोल। अब इसके हमारी दो फॉर्म्स होती है, विटामिन डी 2 और हमारी विटामिन डी 3। डी 2 का क्या है, एर्गो कैल्सीफेरोल हम किसको बोलते हैं, डी 2 को, और विटामिन डी 3 हम किसको बोलते हैं, कोले कैल्सीफेरोल को, ठीक है। फिर हमारा विटामिन ई दैट इज टोकोफेरोल, और विटामिन के है हमारा, इसकी भी हमारी दो फॉर्म होती है, एक होती है हमारी K1, एक होती है हमारी K2। K1 का मतलब क्या है हमारा फिलोक्विनोन, और जो हमारा विटामिन K2 है उसका मतलब क्या है मैनाक्विनोन, ठीक है। तो एक और हमारी होती है K3 भी आती है जिसको मैनाडायन भी बोलते हैं, लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, पूछता नहीं है पेपर में लेकिन इंपॉर्टेंट है ये, तो पता होना चाहिए आपको थोड़ा सा, और अगर आप डीप चाहें तो। चलिए आगे, नेक्स्ट है द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इन अ टिश्यू और ऑर्गन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, जब हमारे किसी टिश्यू या फिर ऑर्गन में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स का, इसको ध्यान से पढ़िएगा, नंबर ऑफ सेल्स, और यहीं से बच्चे गलत भी करेंगे, मेरे को पता है आधे तो गलत बताएंगे। चलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा हाइपरप्लेसिया। काफी सोच रहे होंगे हाइपरट्रोफी, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ये हमारा हाइपरट्रोफी, ये हमारा हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रोफी क्या होता है हमारा, हाइपरट्रोफी का मतलब है जब हमारा सेल का साइज बढ़ता है, जब हमारे सेल का साइज बढ़ता है तो उसको हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। ये देखिए हमारे पास सेल है, यहाँ से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्या बढ़ रहा है, सेल का साइज बढ़ रहा है, यहाँ पर हमारे सेल के नंबर्स बढ़ रहे हैं, हाइपरप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया में हमारा क्या होता है, नंबर्स बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। देन आपका आता है एट्रोफी, एट्रोफी के अंदर हमारा क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है हमारा हाइपरट्रोफी का, दैट इज एट्रोफी, क्या हो जाता है, सेल का साइज घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, श्रिंकेज हो जाता है, बेसिकली इसके अंदर श्रिंक हो जाते हैं हमारे सेल के साइज। फिर एक हमारे पास यहाँ पर टर्म है मेटाप्लेसिया, ये एक न्यू टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, इसका, इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो सेल का टाइप है ना वो ही चेंज हो जाता है, सेल का हमारा टाइप ही चेंज हो जाता है, एक तरीके से रिवर्स हो जाता है, ठीक है। ये हमारी चारों टर्म थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। चलिए आगे, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टकमैन्स मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट स्टेजेस। टकमैन मॉडल के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार समूह विकास की अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है, सही है। ये आपके सीयूईटी से लेकर नेट के लेवल तक जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या फिर जितना भी आप 12th से ऊपर, अब जैसे सीयूईटी है, सीयूटी यूजी से लेकर आपके नेट तक में टकमैन्स के बारे में, यूजी नहीं तो पीजी बोल सकते हैं, यूजी तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए डीप, पीजी से लेके नेट तक, यहाँ तक इसके बारे में पूछा जाता है, टकमैन मॉडल इतना इंपॉर्टेंट हो गया अभी, हर पेपर में इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो अब समझ लीजिए, आपके पेपर में अगर आप जिसका पेपर दे रहे हैं अभी तक नहीं आया है तो इसकी बारी आ रही है बस अब अगले पेपर में, ठीक है। बताइए इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा दैट इज ए, क्या है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नोडमिंग, परफॉर्मिंग और एडजर्निंग। अब देखिए अब हम समझते हैं क्या, सबसे पहले तो इनके जो, इसका जो नाम है पूरा इनके मॉडल का, वो क्या है, टकमैन्स 5 स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ये किसने दिया था हमारे, ये नाम से पता कर सकते हैं आप, टकमैन, इनका की पूरा नाम क्या है, दैट इज पूरा नाम क्या था, इज ब्रूस टकमैन, ठीक है। कब दिया था इन्होंने, ये दिया था 1965 के अंदर। अब
ये मॉडल कहता क्या है? ये हमारा मॉडल कहता है कि हर टीम, जो मान लो कोई भी टीम है, उसकी जर्नी है, मान लो कोई भी कॉम्पिटिशन्स के अंदर जा रही है, खेलेगी, तो उसके लिए प्रैक्टिस करे, तो वो जो पूरी जर्नी है, उसमें हमारे कुछ स्पेसिफिक स्टेजेस से गुजर कर निकलती है। कोई भी टीम है तो वो उन्होंने 5 स्टेजेस बताए थे। सबसे पहला आता है हमारा फॉर्मिंग। अब फॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? जो कि हमारा आरंभिक चरण होता है। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर हिंदी में क्यों नहीं है सर, हिंदी में डालो। ये आपके इसी तरीके से पूछा जाएगा, ये इंग्लिश में ही है, इनका कुछ हिंदी में आपका अलग से आएँगे नहीं ऑप्शन। हिंदी में भी आपके इसी तरीके से लिखे मिलेंगे, ठीक है? देखिए, अब फॉर्मिंग सबसे पहला फॉर्मिंग का मतलब इसके अंदर क्या होता है? जो हमारे टीम्स के मेंबर्स हैं, फर्स्ट टाइम एक साथ आते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है? सब एक-दूसरे का इंट्रोडक्शन लेते हैं, सब एक-दूसरे से मिलते हैं, घुलते हैं। फिर इसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें होती हैं, कौन लीड करेगा? मेरा रोल क्या है? इन चीज़ में कन्फ्यूज़न होती है, जो मेंबर्स होते हैं। और क्या-क्या चीज़ें होती हैं? कम्युनिकेशन जो है अच्छा होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना धीरे-धीरे शुरू होता है इसके अंदर। लीडर इसके अंदर काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करता है, जो हमारा लीडर होता है, क्योंकि वही सबको इंट्रोड्यूस करवाता है एक-दूसरे के थ्रू, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल आप लो, कोई आपकी नई फुटबॉल की टीम बन रही है, तो सब प्लेयर्स क्या करेंगे? एक-दूसरे को पहचान रहे हैं उसके अंदर, ठीक है? देन सेकंड स्टेज आता है आपके पास स्टॉर्मिंग, टेंशन एंड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इसके अंदर आपका क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स होने लग जाते हैं। जैसे टीम मेंबर्स क्या करते हैं? अपनी सोच रखते हैं और रोल्स को लेकर क्लैशेज़ होने लग जाते हैं, कि भई नहीं मैं तो ऐसा चाहता हूँ, वो कह रहा है नहीं भाई मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए। और कॉम्पिटिशन और ईगो इश्यूज़ भी ये सब भी आने लग जाते हैं। तो लीडर को क्या कर रहता है कि लीडर को कॉन्फ्लिक्ट्स रिज़ॉल्व करने पड़ जाते हैं इसके अंदर। इसलिए टेंशन क्रिएट हो जाती है, पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल अब जैसे वही मैंने आपको समझा ही दिया, वहाँ पर आपकी नई टीम बनी फॉर्मिंग के अंदर, ठीक है? फिर इसके बाद स्टॉर्मिंग में क्या हो जाएगा? प्लेयर्स फाइट ओवर पोज़ीशंस। क्या कर रहे हैं वो? पोज़ीशन के लिए फाइट कर रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर खेलूँगा, नहीं मैं ये रोल प्ले करूँगा, तू नहीं करेगा, आप नहीं करोगे, मैं तो इसी तरीके से खेलूँगा, मेरे को नहीं पता मैं तो इसी तरीके से खेलता हूँ। तो ये सब चीज़ें हमारी स्टॉर्मिंग के अंदर आती हैं। देन हमारा आता है नॉर्मिंग। द ग्रुप बिगेन टू बी सपोर्टिव एंड कोलैबोरेट। अब इसके अंदर क्या है? जो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, वो धीरे-धीरे रिज़ॉल्व होने लग जाते हैं, ठीक है? ग्रुप क्या रहता है? नॉर्म्स, रूल्स और वैल्यूज़ ये सब इस्टैब्लिश करने लग जाते हैं, जो हमारे नॉर्म्स होते हैं। इसी के नाम पर हमारा ये नॉर्मिंग यहाँ पर पड़ा है। नॉर्म्स आपको पता ही होगा, जो हमारे रूल्स डिसाइड करती कोई भी कमिटी या ऑर्गनाइज़ेशन। तो जिस टीम में वो खेल रहे हैं, तो वो टीम ने कुछ रूल्स डिसाइड कर दिए कि भई ये चलेगी, ये रोल ये निभाएगा, ये रोल ये निभाएगा। तो अब इससे क्या हो रहा है? सपोर्ट बन रहा है और कोलैबोरेशन भी धीरे-धीरे बन रहा है और सभी इस चीज़ को अपना-अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कोलैबोरेशन या फिर कोऑपरेट करके हमारे चलेंगे। ठीक है? मतलब स्ट्रैटेजीज़ बनती है एक तरीके से। फिर आता है हमारा परफॉर्मिंग। द ग्रुप स्टार्ट्स टू परफॉर्म वेल। अब इसके अंदर फुली फंक्शनल काम यहाँ पर हमारा चालू हो जाता है। फंक्शनिंग का काम चालू हो जाता है। मोटिवेशन काफ़ी हाई रहता है यहाँ पर हमारा। ट्रस्ट और कोलैबोरेशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब मेंबर्स अपने-अपने रोल्स को क्लियरली समझकर एफिशिएंटली काम करने लग जाते हैं। ठीक है? फिर लास्ट है हमारा एडजर्निंग। अब एडजर्निंग का मतलब क्या है? इसमें हमारा क्या लिखा है? एंड ऑफ द टीम्स जर्नी। अब यहाँ तक सबने अपना-अपना काम किया, जिस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, जिस चीज़ के लिए सब आए थे। यहाँ पर हमारा क्या होता है, गोल जो है अचीव हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद वो टीम जो है डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व मतलब खत्म हो जाती है एक तरीके से। खत्म इन द सेंस आप उस तरीके से लीजिए कि अब हाँ भी उनका अपना-अपना काम हो गया है। अब अपनी-अपनी जगह जहाँ से आए थे, वहाँ अपने चले जाएँगे या फिर अपने और काम में और जगह खेलने लग जाएँगे या फिर उनका जो कॉम्पिटिशन था वो खत्म हो गया तो फिर और कॉम्पिटिशन के लिए दूसरे कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है? इसी के अंदर हमारे जो मेंबर्स हैं वो एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। थोड़ा इमोशनल फेज़ भी रहता है एक तरीके से। ठीक है? तो ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है, जो टकमैन के 5 स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट हैं। डिटेल में मैंने इसलिए समझाया कि स्टेटमेंट वाइज़ भी आए तो आप समझ सकें, आप आंसर इज़िली ढूँढ सकें कि भई इसके अंदर क्या है। ठीक है? चलिए आगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस या फिर सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन काम पूछा है इनमें से क्या है? चलिए जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा हमारा? बी।
एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का काम लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है मेनली। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, चीज़ को हमेशा माइंड में रखना, क्लियर रखना। जो एब्जॉर्प्शन का काम है वो हमारा कहाँ पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। तो इसका मेन रोल क्या रहता है? डाइजेशन का इसका मेन रोल नहीं रहता है। मेनली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, उसमें से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। जो हमारा खाना पच नहीं पाता ना, जो नहीं पच पाता, तो उसमें से जो चीज़ें पच नहीं पाती, उसमें से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल के उनको एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी वॉल्स के अंदर, दीवारों के अंदर, जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है? एक काम और होता है हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ियों को पता भी नहीं होगा। जो हमारे कुछ बैक्टीरियल विटामिन्स होते हैं, जैसे हमारा विटामिन के है, हमारे कुछ बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन्स हैं, बी1, बी2, बी6, ये सब हो गए ना, इनको जो क्या बोलते हैं बनाने का काम है, वो भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है, कोलोन के अंदर। ठीक है? कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है? फिर अब देखिए यहाँ पर क्या-क्या है, सबसे पहला हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये आपका कहाँ पर होता है? ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर है प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस कहाँ पर होता है? ये लीवर के अंदर तो बनता है हमारा, ये तो सभी को पता होगा। जो हमारा बाइल जूस है लीवर के अंदर बनता है। और एक और चीज़ पूछता है, स्टोर कहाँ होता है? इट इज़ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है? लास्ट हमारा सीक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, एंजाइम्स तो ये तो हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, स्टमक, ये सब करते हैं, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का तो ये काम नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए आगे, नेक्स्ट है एनसीटीई वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर एज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी, स्टैच्यूटरी बॉडी। ठीक है? इस वर्ष में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया, किसको? एनसीटी को, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीपीएड, एमपीएड, आप फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में, तो आपने नाम बहुत बार सुना होगा कि भाई हम कोई भी कोर्स इंडिया के अंदर करते हैं तो वो हमारा एनसीटी अप्रूव्ड होना। अगर वो एनसीटी अप्रूव्ड होगा तभी हमारी डिग्री भी अप्रूव मानी जाती है। क्यों? क्योंकि मेनली टीचर एजुकेशन, हम टीचर बनते हैं ना, मेनली तो हमारा टीचर के लिए ही होता है। जो बीपीएड है, एमपीएड है, तो टीचर एजुकेशन की ये जो हमारी बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसीलिए इससे अप्रूव्ड हमारी होनी, ये आपको टीचर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए जितनी भी आपकी डिग्रीज होती हैं, जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, सब आपके एनसीटी से अप्रूव्ड होने। ठीक है? और आपकी फुल फॉर्म भी पूछता है, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये भी पेपर में पूछता है। यहाँ पर क्या पूछा है, कब हमारी स्टैब्लिश हुई थी? तो वो हमारी हुई थी 1995 में। ठीक है? चलिए आगे, नेक्स्ट है सुक्रोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज, या फिर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब ये जो भी आप देख रहे हैं सब के सब हमारे क्या हैं? मोनोसैकेराइड्स हैं। तो पता होगा हमारे जो फैट्स हैं उनके टाइप्स होते हैं, जो सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके टाइप्स होते हैं, हमारे मोनोसैकेराइड्स हैं। फिर हमारे कुछ डाइसैकेराइड्स होते हैं, उनसे मिलके हमारे पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। ठीक है? तो ये सब होते हैं, ये हमारे मोनोसैकेराइड्स है, तो इनके इनसे मिलके हमारे क्या बनेंगे? डाइसैकेराइड, जो कि हमारा डाइसैकेराइड हुआ सुक्रोज, इससे मिलके बनेगा, बताइए। यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा दैट इज बी, क्या है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, इन दोनों से मिलके हमारा क्या बनता है? सुक्रोज बनता है। ठीक है? सुक्रोज हमारा क्या होता है? ये हमारा टेबल शुगर होता है, सिंपल जो चीनी होती है गन्ने से, देखो यहाँ पर लिखा है गन्ना शर्करा। ठीक है? अब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या होता है? ये भी पेपर में पूछता है, ये पूछता है पेपर में, ऑलमोस्ट आपके हर पेपर में। ये सिंपल है, इन्होंने बना रखा है, फिक्स कर रखा है, पूछते ही पूछते हैं यहाँ से। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज हमारा क्या होता है? दैट इज
मिल्क शुगर जो कि हमारे दूध में प्रेजेंट होता है, मिल्क शुगर। ठीक है। फ्रुक्टोज प्लस गैलेक्टोज क्या होता है? ये हमारा कुछ नहीं होता, नाम से कोई हमारे टर्म है ही नहीं, तब इनसे ये मिलके कुछ हमारा डाइसेक्राइड बनता ही नहीं। फिर आता है हमारा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इन दोनों से मिलके हमारा जो है माल्टोज बनता है। और ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज का, दैट इज माल्टोज। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ऑफिशियल मोटो ऑफ द गेम्स ऑफ द, ये आपके रोमन नंबर में दिए हुए हैं। ये कौन सा ओलंपियाड है, कोई पता होने चाहिए, इसलिए रोमन नंबर्स। आई होप कि ये सबको पता होंगे, पता होने चाहिए। ये क्या है हमारा, दैट इज 33। तो हमारा 33rd जो ओलंपियाड है, मतलब 33rd जो हमारे ओलंपिक्स हैं जहाँ भी हुए थे, उसका मोटो क्या था? इंस्पायर अ जनरेशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, गेम्स वाइड ओपन, या फिर वेलकम होम। So the correct answer will be C, that is games wide open। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आपका गेम्स वाइड ओपन। ये हमारे कहाँ पर हुए थे, जो हमारे क्या बोलते हैं, इसके ओलंपिक्स थे, 33rd जो ओलंपिक्स थे जिसका मोटो गेम्स वाइड ओपन है, ये हमारे हुए थे अभी जो हमारे लास्ट 2024 में हुए हैं, पेरिस के, पेरिस के अंदर उनके, मतलब ये हमारे 33rd ओलंपिक्स थे। और कहाँ पर हुए थे, पेरिस के अंदर 2024 वाले। और इनका मोटो क्या है, गेम्स वाइड ओपन इनका मोटो था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है आपका यूनाइटेड बाय इमोशन, कि हमारे टोक्यो से रिलेटेड। टोक्यो इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि वो हमारा कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था, आगे कर दे, तो इसलिए यहाँ पे, यहाँ से आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे टोक्यो ओलंपिक्स। ये हमारा टोक्यो वाले ओलंपिक्स का मोटो था। ठीक है। अब एक ओलंपिक्स का जो कॉमन मोटो है, मेन मोटो है, ये भी पूछता है यहाँ से, इनका मीनिंग पूछता है क्या है, सीटीएस ओल्टीएस फोर्टियस कम्युनिटर। इनका मीनिंग क्या है? सीटीएस का मतलब क्या होता है, फास्टर। ओल्टीएस का मतलब हाइयर। फोर्टियस का मतलब क्या होता है हमारा, स्ट्रोंगर। देन एट द लास्ट, जो कि अभी अभी एड ऑन हुआ था 2020 में या 2021 के अंदर, आपका जो एड ऑन हुआ था क्या, कम्युनिटर। और इसका मतलब क्या है आपका, का मतलब होता है टुगेदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मसल ऑफ द क्वाड्रिसेप्स ग्रुप। क्वाड्रिसेप्स ग्रुप, जो हमारी क्वाड्रिसेप्स की मसल्स हैं उनके बारे में पूछा है, इन चारों में से कौन सी नहीं है मसल वो। मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी आपको क्वाड्रिसेप्स मतलब एक पार्ट के अंदर मैंने आपको क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग के मसल्स के बारे में बताया था कि यहाँ से पूछ सकता है। और ये आपका एक पीवाई क्यू है, इसी कारण से मैंने एक क्वेश्चन आपका डाला, मैंने आपको वो समझाया था और यहाँ पे आया भी हुआ है वो सेम टू सेम, इसी तरीके से पूछ सकता है। क्या है, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरलिस, वास्टस मीडियलिस, या फिर बाइसेप्स फेमोरिस। द करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज बाइसेप्स फेमोरिस जो है वो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल का पार्ट नहीं है। तो किसका पार्ट है, ये हमारी हैमस्ट्रिंग मसल का पार्ट है, हमारी बैक थाई में प्रेजेंट रहती है। देखिए यहाँ पे मैं आपके पास एक बार और ले आया हूँ, इनको एक बार देख लेते हैं। क्या है हमारे पास, ये जो है हमारे, ये हमारी क्वाड्रिसेप्स की हैं, जो कि चार मसल्स होती है हमारे आगे थाई में, थाइज में सामने की तरफ एंटीरियर पार्ट में, कौन कौन सी होती हैं, रेक्टस फेमोरिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस लेटरलिस और वास्टस मीडियलिस। ये हमारी इसकी थी, हमारी क्वाड्रिसेप्स की। मैं लिख देता हूँ एक बार आप, क्वाड्रिसेप्स ये हमारी किसकी है, ये हमारी हैमस्ट्रिंग मसल। क्या है हमारी, क्या क्या है, सेमी मेम्ब्रेनेसस और सेमी टेंडिनोसस और बाइसेप्स फेमोरिस। ठीक है, क्लियर होगा सभी को। चलिए आगे। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये इन्होंने क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी है तीन, और इनमें से पूछा है क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं।
ठीक है, चलिए एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले में क्या बोल रहा है, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय BF स्किनर। तो क्या BF स्किनर ने दी थी? नहीं, ये हमारे जो थी इवान पावलोव ने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। इवान पावलोव, ठीक है। इसमें क्या आपको पता होगा, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। सेकंड क्या कह रहा है, तो हमारा फर्स्ट तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आप ये भी हटा सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं, ये भी। यहाँ से आपका सीधा आंसर निकल के आ रहा है, दैट इज 2 and 3। क्या है ये? इट इन्वॉल्व एसोसिएशन बिटवीन अ न्यूट्रल स्टिमुलस और एक अनकंडीशनल अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो ये आपका करेक्ट है। तो ये स्टिमुलस रहते हैं, स्टिमुलस क्रिएट किया जाता है एक वहाँ पर, उसका जैसे कि न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसका न्यूट्रल रेस्पॉन्स आता है, फिर कंडीशन रेस्पॉन्स आता है। वो कभी हम इस थ्योरी को भी पढ़ेंगे डिटेल में। आप देख भी सकते हैं, चैनल पर डली हुई होगी साइकोलॉजी के प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर, इवान पावलोव्स एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग्स इज अ फेमस एग्जांपल ऑफ दिस थ्योरी। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर डॉग के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट हुआ था इस थ्योरी के अंदर, जो कि इवान पावलोव ने दी थी। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका B। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने इसको समराइज कर दिया है। क्या है? सबसे पहला है आपका प्रपोज्ड बाय इवान पावलोव, और ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी? हमारे BF स्किनर ने। अब फोकस देखिए, फोकस इन दोनों का क्या है? अलग अलग था। अब क्या क्या फोकस था? सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मेनली हमारा जो लर्निंग है, एक स्टिमुलस और रेस्पॉन्स के बीच एसोसिएशन से होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक न्यूट्रल चीज को किसी नेचुरल स्टिमुलस के साथ रिपीटेडली पेयर करो ना, बार बार मान लो। अब यहाँ पर क्या था, जो हमारा डॉग था, डॉग को पहले क्या करा, बेल बजाई गई, एक घंटी बजाई गई। आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, हो सकता है चाहो तो आप इसको स्पीड में देख सकते हो, थोड़ा स्किप कर सकते हो जिनको पता है। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, जिनको नहीं पता है समझ लीजिए। डॉग के सामने, कुत्ते के सामने क्या किया गया, एक बेल बजाई गई, तो वो नॉर्मल बैठा था। फिर उसके बाद क्या किया गया, उसके सामने खाना रख दिया। खाना रखा तो क्या हुआ, उसकी सलाइवा उसने रिलीज किया, मतलब लार उसकी टपकने लगी। ठीक है, अगली बार क्या किया, बेल बजाई और खाना दिया हाथ में, तो भी उसकी सलाइवा आई, लार टपकी। अब ये हमने बार बार रिपीटेड यही सेम चीज करी। फिर हमने एक बार क्या करा, उसके सामने सिर्फ बेल बजाई, तो भी उसका सलाइवा आया, मतलब लार उसने टपकाई। तो यही यहाँ पे समझाते हैं। इसके अंदर तो हमारी कुछ टर्म्स होती हैं, जो कि हमारी अनकंडीशनड स्टिमुलस है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है, कंडीशनड स्टिमुलस है, कंडीशनड रेस्पॉन्स है। तो कभी आप डिटेल में देख सकते हैं, और चैनल पे भी इसके बारे में अच्छे से डिटेल में डला हुआ है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, इसमें हमारा रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट दिया जाता है एक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए, चेंज करने के लिए। यानी मतलब क्या होता है, बिहेवियर के बाद या तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपको रिवॉर्ड मिला तो वो चीज़, वो या फिर मतलब जो आप उसको रिपीट करोगे। अगर पनिशमेंट मिली तो वो काम उसको कम कर देगा, वो उस चीज़ को, बिहेवियर को कम कर देगा। तो इस चीज़ के थ्रू समझाया गया ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये एलिमेंट्स इसके अंदर मैंने आपको बताया, ये कुछ स्टिमुलस और रेस्पॉन्स होते हैं। इसके अंदर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है, और हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग में पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट होती है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया इसके अंदर, डॉग का जो कि सलाइवा यूज करता है ऑन द साउंड ऑफ बेल, पावलोव का एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर आपका रैट जो है लीवर को दबाता है टू गेट फूड इन द स्किनर्स बॉक्स। सब स्किनर्स बॉक्स यहाँ दिया गया, ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगा, या फिर मैं आपको ये समझा दूंगा किसी और में, मतलब स्पेसिफिकली हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, कभी एक के बारे में इसमें पूछा। और यहाँ पर आप रेट की जगह कैट, कैट के ऊपर भी अगर एक्सपेरिमेंट आ जाए पेपर में, तो वो भी आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग का, जो कि स्किनर्स बॉक्स के थ्रू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, द प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज, प्रगामी प्रगामी मूल्यांकन, जो कि हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? टू ग्रेड स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द कोर्स, to identify students' weakness during learning and provide feedback, to certify the final achievement of learners, to compare performance with standardized
नॉर्म्स। सही है। अब जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा बी, टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स वीकनेस ड्यूरिंग लर्निंग एंड प्रोवाइड फीडबैक। अब जो हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है, इसका जो हमारा मेन एम होता है ना, वो होता है लर्निंग के प्रोसेस के दौरान स्टूडेंट को गाइड करना। जैसे हमारा सेशन चल रहा है, एक सेमेस्टर चल रहा है, बीच बीच में जो भी हमारे टेस्ट होते रहे सेशन के बीच में, क्लास टेस्ट मान लो, जो भी हमारे क्लास टेस्ट होते हैं, ये सभी हमारे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के एग्जांपल होते हैं, जो कि हमारे लर्निंग के दौरान होते हैं। स्टूडेंट की वीकनेस को आइडेंटिफाई करके उनको फीडबैक देना, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की जाती है। ठीक है। और एक चीज और पेपर में पूछ लेता है, ये हमारी और लर्निंग होती है, मतलब सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। एक एक चीज हमारी आती है ऑफ लर्निंग। ये इवैल्यूएशन हमारा लर्निंग के लिए किया जाता है, सीखने के लिए। और ये इवैल्यूएशन हमारा लर्निंग का होता है कि हमने क्या सीखा, सीखे हुए का इवैल्यूएशन करा, उसको हम बोलते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन जो कि मेनली हमारा कब होता है, एट द एंड ऑफ द सेशन, जो हमारा फाइनल एग्जामिनेशन होता है, वो हमारे समेटिव इवैल्यूएशन का एग्जाम्पल है। जैसे यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है, क्या कह रहा है, टू ग्रेड स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द कोर्स, ये हमारा समेटिव का ही एग्जाम्पल है। फिर एक क्या है हमारा, टू सर्टिफाई द फाइनल अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स, फाइनल अचीवमेंट, ये भी हमारा समेटिव इवैल्यूएशन ही है। और लास्ट क्या है, टू कंपेयर परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स, ये मेनली हमारा नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन है। नॉर्म रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है, इफ 6 टीम्स आर प्लेइंग इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन टोटल। यदि 6 टीमें एक लीग, मतलब जो सिंगल लीग है, उस टूर्नामेंट में खेल रही हैं, तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे, नंबर ऑफ मैचेस पूछ रहे हैं। 12, 15, 18 या फिर 30। सो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज 15। अब यहाँ पे आपको सिंपल है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंगल लीग में नंबर ऑफ मैचेस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा n इंटू एन माइनस 1/2। और अगर डबल लीग का पूछ लेता तो वो क्या हो जाता है हमारा n इंटू n-1, क्योंकि यहाँ पर इंटू 2 कर देते हैं डबल, तो हमारा क्या बन जाता है n इंटू n-1। अब देखिए सिंगल लीग का पूछा है, तो ये हमारा फॉर्मूला है सिंगल लीग का। यहाँ पर अगर हम निकालें, कितनी टीम से, 6, नंबर ऑफ n यहाँ पर क्या होगा हमारा 6, 6 इंटू 6-1/2, क्या हो जाएगा हमारा 6 इंटू 5/2, दैट इज 3/2 इक्वल्स टू 3, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एरिथ्रोपोइटीन is primarily secreted by which organ in the human body। एरिथ्रोपोइटीन मुख्य रूप से मानव शरीर के किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है, या फिर सीक्रेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। लीवर, किडनी, बोन मैरो या फिर स्प्लीन। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज किडनी। किडनी के द्वारा हमारा सीक्रेट किया जाता है क्या, एरिथ्रोपोइटीन। अब एरिथ्रोपोइटीन है क्या, ये बेसिकली ये मेनली हमारा एक हार्मोन होता है। अब इस हार्मोन का क्या काम होता है, इस हार्मोन का जो काम होता है, वो हमारा होता है, जो भी रेड ब्लड सेल है, हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन करना। जब ये हार्मोन होता है, ये हमारा स्टिमुलेट कर देता है इसको। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को, ये भी पेपर में पूछता है, इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, एरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। ठीक, अब ये क्या होता है, जो प्राइमरी हमारे किडनी से सीक्रेट होता है क्या, एरिथ्रोपोइटिन। स्पेशली कब होता है, मेनली हमारा कब होता है, जब हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तब हमारा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन रिलीज होता है किडनी में से। ठीक है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम हाइपोक्सिया भी बोलते हैं। सुना होगा आपने, पूछा जाता है हमारे टिश्यू के अंदर जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, अब अगला है एक यहाँ पर लीवर। लीवर का क्या काम होता है,
लीवर भी मेनली हमारा इसको क्या बोलते हैं, ईपीओ को, ये जो एरिथ्रोपोइटिन है इसको रिलीज करता है, लेकिन ये हमारा इसका सेकेंडरी सोर्स होता है। यहाँ पर प्राइमरीली पूछा है तो प्राइमरी सोर्स किसका है ये हमारा किडनी। ठीक है, फिर है बोन मैरो। बोन मैरो तो आपको पता ही होगा, यहाँ पर क्या होता है हमारा आरबीसी हमारी कहाँ पर बनती है, वो हमारी बोन मैरो के अंदर ही बनती है। और स्प्लीन, स्प्लीन भी आप सभी ने सुना होगा। प्लीहा जो है, स्प्लीन क्या करता है, जो हमारे पुराने आरबीसी होते हैं, पुराने सेल्स होते हैं, जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं, इनको डेस्ट्रॉय करने का काम करता है। क्या कर देता है, बूम, डिस्ट्रॉय। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को ये भी। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन रिसर्च। सिंपल है, रिसर्च के स्टेप्स पूछे हैं, क्या होंगे, इसको हम अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आप चाहें तो, अदरवाइज आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में, फिर इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, और आप बता सकते हैं आपको कैसा लग रहा है ये जो सीरीज है। कोई भी फीडबैक है आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, हम धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करेंगे उसको। ठीक है, ये काफ़ी कमेंट आते हैं, ये मैं भी देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस बढ़ाइए सर, क्वेश्चंस बढ़ाइए और डेली लेके आइए। देखिए पूरी कोशिश रहती है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लेके आएँ। अब क्या रहता है कि और भी चीज़ें रहती हैं और क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं। यूँ नहीं है कि सीधा उठा के आपके सामने ले आ रहे हैं, है ना? तो ये प्रिपेयर करने पड़ते हैं, आपके जो भी पैटर्न चल के आ रहा है उस हिसाब से बनाने पड़ते हैं। किस तरीके से हम बनाएँ या फिर आपके सामने लेके आएँ, जिस तरीके से अब घुमा के पूछा जाता है ना? तो इससे थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और अच्छा है कि इसमें कंटिन्यू बने रहें आप, यूँ भी नहीं आपको डेली टाइम निकालना है, अगर निकाल सकते तो अच्छी बात है, और भी चीज़ें और भी चैनल पे डली हुई हैं, डलेंगी। अभी आपके लिए कोर्स भी हम लेके आएँगे फ्री में यूपी के लिए, तो उसके लिए भी आप बने रहिए चैनल पे, जल्दी लेके आएँगे आपके लिए, स्टार्ट कर देंगे हम कुछ दिनों में, कुछ चंद पलों में ही, ठीक है? तो चलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं अब इस सेशन को, ठीक है? ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के सिलेक्टेड एमसीक्यूज़। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको अगली क्लास की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर कोई सवाल आपको टफ लगे या फिर कोई भी टॉपिक पे आपको एमसीक्यू चाहिए तो हम उसके लिए भी कोशिश करेंगे आपके लिए जल्दी लेकर आए। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जो आप लिखना चाहें, जो आप रिव्यू देना चाहें, फीडबैक देना चाहें, आप हमें दे सकते हैं, ठीक है? तो पढ़ेंगे, समझेंगे और मिलके क्रैक करेंगे एग्जाम्स को। मिलते हैं अगले एमसीक्यू चैलेंज में, तब तक के लिए जय हिंद। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।